चलिए, अब हम लोग जो पढ़ रहे थे, आप लोगों को कल पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का क्लास किया था और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम था शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सबसे पहले हम लोगों ने शहरीकरण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद गांव और शहर में अंतर पढ़ा था। पूरा गांव, गंज, कस्बा, शहर, नगर, महानगर, इन सबों के बारे में अध्ययन किया था। फिर इसके अंतर को देखा था। फिर आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक नगर के निर्माण विस्तार के कौन कौन से कारण थे वो देखा था। और उसके बाद पूरे कहानी को हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधि का केंद्र है शहर, इसके बारे में पढ़ा था। रैन बसेरा के बारे में पढ़ा था। लंदन के शहरीकरण जीवन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद भारत में भी जो ट्रेन वगैरह सब जो चला है, इसके बारे में पढ़ा था। चार्ल्स डिकेन जो लेखक है, उन्होंने क्या किया था, भूमिगत ट्रेन से क्या हानि होती है, इसके बारे में बहुत डिटेल से सारे चीज़ों को बताया था। अब जैसे जैसे ही शहर में सारे चीज़ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझिएगा कि वहाँ पे गंदगी बढ़ेगी, है ना। यानी कि वहाँ पे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। उद्योग धंधे से निकलने वाले जो कल कारखानों से धुएं हैं, मोटर गाड़ियों से चलने वाले जो है ना सारे चीज है, उनसे क्या होगा, तो उनसे अब जो है थोड़ा बहुत जो है आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। तो आइए हम लोग उसी प्रॉब्लम क्रिएट के बारे में आज समझेंगे, जानेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर उसके बाद पेरिस की भी चर्चा करेंगे, सिंगापुर की चर्चा करेंगे, मुंबई की चर्चा करेंगे, पटना की चर्चा करेंगे। तमाम चीज़ों की चर्चाएं होंगी और इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे जो है ना वहाँ का शहरीकरण या शहरी जीवन व्यतीत हुआ। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखना जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब ये सब सारे चीज हो रहे थे वहां पे, तो हुआ था क्या चीज कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुआ लंदन में, है कि नहीं। लंदन में अब क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ने से, है ना, उद्योग धंधे लगने से, औद्योगिकीकरण होने से, शहरी जीवन के अस्त व्यस्त होने से, है ना, अब वहां प्रदूषण की समस्या हुई। लंदन में अब क्या हुआ, अब प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। अब प्रदूषण की जो समस्या उत्पन्न हुई है, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को इससे घुटन होगा। क्या होगा, घुटन होगा। प्रदूषण से आज भी देखिए हम लोगों के भारत के दिल्ली शहर में आज बहुत ज्यादा प्रदूषण है ना, और जिसकी वजह से वहां रहना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही प्रदूषण होगा तो वहां पे आपको श्वसन संबंधी बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगेंगे, समझे कि नहीं। इसलिए जो है लंदन में ग्रीन फेफड़ा, है ना, लंदन में क्या हुआ, ग्रीन फेफड़ा, लंदन में ग्रीन फेफड़ा कार्यक्रम चलाया गया। ग्रीन फेफड़ा क्या था, जिसमें जो है से पेड़ पौधों को लगाने के लिए, है ना, जैसे प्रदूषण से सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, फेफड़ा पर। कहाँ पे होता है, फेफड़ा पर। फेफड़ा जो है से सब खराब होने लगता है ना। इसीलिए वहां पर अब सोचा गया कि नहीं भैया, पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। तो वहां पर पेड़ पौधा लगाने का आयोजन किया गया। चूंकि पेड़ पौधा थे तो उनको काट करके वहां पे शहर बसाया गया। क्या बसाया गया, शहर बसाया गया। अब उन शहरों से जो गंदगी थी उससे लोग बीमारियों के शिकार होने लगे। तो अब वहां पे पेड़ पौधा लगाने के लिए बातें चलने लगी। अमीर लोग अपने पैसों से खर्च करके, है ना, गार्डन सिटी का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया, गार्डन सिटी। और गार्डन सिटी की जो अवधारणा थी, ये क्वेश्चन आता है, गार्डन सिटी की जो अवधारणा थी वह दिया था एबेनेजर हार्वर्ड ने। किसने दिया था, एबेनेजर हार्वर्ड नामक आदमी ने दिया था। उसने कहा, उसने ही क्या किया था, बगीचा, पेड़ पौधा, है ना, और वहां पर अपने जैसे अंग्रेजों का जो से बिल्डिंग होता था या बंगला होता था, तो वह बंगले में ही पेड़ पौधा, है ना, और बागवानी इतना बढ़िया से होता था कि वहाँ का प्रदूषण जो है से कंट्रोल में रहता था, समझे कि नहीं। तो उसी को कहते थे हम लोग गार्डन सिटी। तो वहाँ जितने भी नगर बने हुए थे, आसपास में जितने भी लोग रहने वाले थे, सभी के बंगले में, सभी के घरों में पेड़ पौधा, बाग बगीचा सब लगाने की व्यवस्था थी। और इस प्रकार से उसको, प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा था। तो अमीर लोगों ने वहां पे क्या किया, देखिए ध्यान से, अमीर लोगों ने
है ना, अमीर लोगों ने गार्डन सिटी का निर्माण किया, इन लोगों की मदद से ही गार्डन सिटी का, गार्डन सिटी। और इसकी अवधारणा किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अवधारणा किसने दिया, तो इसकी अवधारणा आपको दिया एबेनेजर हार्वर्ड ने। किसने दिया, एबेनेजर हार्वर्ड ने, एबेनेजर हार्वर्ड ने दिया, याद रखिएगा, है कि नहीं। इसमें होता क्या था, तो बगीचा लगाए जाते थे, उस बगीचे में प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ पौधों की मात्रा बहुत होती थी, पेड़ पौधे होते थे, सजावटी पेड़ पौधे भी होते थे, है ना। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते थे जिनसे वायु को प्रदूषित होने से रोका जा सके, तो वैसे होते थे। अब जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति का मतलब कि उद्योगों का जो विकास हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति होने से वहां पे सबसे ज्यादा लाभ किसका हो रहा था, पूंजीपति वर्ग का, यानी कि पूंजीपति वर्ग का उदय हो रहा था, है ना। श्रमिक वर्ग का उदय हो रहा था, दो वर्गों का उदय हो रहा था। एक वर्ग जो था वह था पूंजीपति वर्ग, है कि नहीं, तो पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। जैसे देखे, जैसे ही आपका औद्योगिक क्रांति होगा तो उसमें दो ही लोग आपको नजर आएंगे, एक काम करने वाले लोग और एक काम करवाने वाले लोग। तो इन दोनों वर्गों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति होने से किन किन वर्गों का उदय हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। और शहरीकरण होने से किस वर्ग का उदय होता है, तो अगर शहरीकरण होगा तो शहरीकरण करने से इन दोनों के बीच वाले वर्ग का उदय होगा, यानी कि मध्यम वर्ग का उदय होगा। वह अमीरों से कुछ कम होंगे और गरीबों से कुछ ऊपर होंगे, ज्यादा होंगे, समझे कि नहीं। यानी कि उसमें जो है नौकरी पेशे वाले, बिजनेस करने वाले, है ना, आम जन लोग, जिसमें हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं, वैसे लोगों का उदय होगा, समझे कि नहीं। उसमें किसका उदय होगा, मध्यम वर्ग का, है ना, मध्यम वर्ग का उदय होगा, उदय होगा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि शहरीकरण से किस वर्ग का उदय होता है, तो शहरीकरण से मध्यम वर्ग का उदय होता है। ये नहीं कि पूंजीपति वर्ग मार दीजिएगा या श्रमिक वर्ग मार दीजिएगा, लेकिन पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति से या औद्योगिकीकरण से, तो औद्योगिकीकरण से आएगा तो दो लोगों का, श्रमिकों का और अमीर लोगों का, पूंजीपति लोगों का। लेकिन शहरीकरण से, तो शहरीकरण से आपको मध्यम वर्ग का उदय होगा। यहां तक इस कहानी समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए, जरा सा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ फ्रांस के भी बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वहां के शहरीकरण जीवन की। यूरोप में ही पड़ता है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। तो अब हम लोग जान लेते हैं कुछ फ्रांस की कहानी के बारे में, है ना, कि फ्रांस की कहानी क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पढ़ना है आप लोगों के बुक में, है कि नहीं। फ्रांस के बारे में पढ़ना है, सिंगापुर के बारे में पढ़ना है, मुंबई के बारे में पढ़ना है, पटना के बारे में पढ़ना है कि नहीं। वहां सब फिगर उगर सब बनाए हुए हैं बुक में, वो सब देखिएगा। फ्रांस की राजधानी है कहाँ, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस में 1852 में जो राजा है उसका नाम है नेपोलियन तृतीय। क्या नाम है, नेपोलियन तृतीय। तो पेरिस में, यानी कि 1852 ईस्वी में, कब, 1852 ईस्वी में राजा कौन है, तो राजा है नेपोलियन तृतीय। कौन है, नेपोलियन तृतीय। हम यहाँ 3 ऐसे लिख देते हैं तो समझ जाइएगा कि नेपोलियन तृतीय है ना। इसने एक आदमी बुलाया, एक इंजीनियर को बुलाया था, है कि नहीं, जिसका नाम था बोरेन, है ना, बोरेन हासमान। क्या नाम था, बोरेन हासमान, है कि नहीं। वह एक तरह से कहिए तो इंजीनियर था। क्या था वो, इंजीनियर। तो नेपोलियन तृतीय ने क्या किया था, इसने एक आदमी बुलाया था, इसने एक आदमी बुलाया था, आदमी बुलाया था। देखिएगा ध्यान से, इस आदमी का नाम क्या था, तो इस आदमी का नाम था, है ना, बोरेन हासमैन। क्या नाम था, बोरेन हासमैन।
याद रखिएगा, यह कहें तो यह इंजीनियर था व्यक्ति, है ना, क्या था ये, इंजीनियर। पेरिस में जो शहरीकरण करवाया तो इसको ऑर्डर दिया कि तुम हमारे पेरिस को बहुत खूबसूरत शहर बना दो। क्या बना दो, बहुत खूबसूरत शहर बना दो। तो इस वॉरेन हॉसमैन ने क्या किया, वॉरेन हॉसमैन ने क्या किया कि जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स थी वहां पे, उसको नेपोलियन तृतीय की मदद से तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ करके पेरिस का पुनः निर्माण किया, है ना, पेरिस का क्या किया, पुनः निर्माण किया। समझे कि नहीं। इसीलिए आपको हम बता देते हैं कि पेरिस को जो है हास्मोनिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्मोनिकरण भी कहते हैं। इस व्यक्ति को पेरिस का हास्मोनिकरण कहते हैं। हास्मोनिकरण का मतलब हो गया, इसका नाम ही था वॉरेन हॉसमैन, और इसी ने पुनः पेरिस को बसाया। किसकी मदद से, नेपोलियन तृतीय की मदद से। उस पेरिस को बहुत खूबसूरत बना दिया, समझे कि नहीं, उस शहर को बहुत खूबसूरत बसा दिया, समझे कि नहीं। तो इस वजह से पेरिस को जो है ना, हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस का हास्मोनिकरण कहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा जो आपको पढ़ना होगा। तो इसने क्या किया, इसने नेपोलियन तृतीय के माध्यम से हर देश अब समझ रहा था कि शहर होने से उस देश का विकास होता है, इसलिए सभी लोग, सभी देश अब शहर को बहुत खूबसूरत बनाने में लगे थे, समझे कि नहीं, पूरा शहर को बहुत अच्छा बना रहे थे। उसी क्रम में फ्रांस की राजधानी पेरिस को भी अच्छा बनाया जा रहा था। इसने नेपोलियन तृतीय की मदद से, इसने नेपोलियन तृतीय की मदद से पेरिस का पुनः निर्माण किया, पेरिस का पुनः निर्माण किया, पुनः निर्माण किया। अब पेरिस का जब पुनः निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर पेरिस खूबसूरत होगा। इससे इसलिए, है ना, इसलिए मैथ नहीं ना बना रहे हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा। इसलिए पेरिस का, है ना, इसलिए हम लोग इसे पुनः जो निर्माण हुआ ना, तो इसलिए इसे पेरिस का, है ना, हास्मोनिकरण कहते हैं, हास्मोनिकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। और वहां पे इसको बहुत अच्छा बना दिया गया। तो ये आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में। समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए जरा सा सिंगापुर, किसको देख लीजिएगा, सिंगापुर। पहले याद रखिएगा सिंगापुर है कहां, सिंगापुर कहां है कि नहीं, बताइए सिंगापुर कहां है। तो देखिएगा, भारत को आप देखे होंगे, भारत के नक्शा को तो आपको ध्यान में होगा ही। अब देखिए भारत के नक्शा को ध्यान से देखिएगा तो यहां पे समुद्र में देखिएगा कि हिंद महासागर है। ये जो ऐसे टापू बनाया गया है, अति हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर तो हिंद सागर है, इधर अरब सागर है। तो हिंद सागर में यहां पर देखिएगा तो क्या है, अंडमान निकोबार। आप जब यहाँ पे खाड़ी को देखिएगा तो यह बंगाल है, बांग्लादेश जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या देखते हैं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जब आप हल्का नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पर म्यांमार आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, म्यांमार। उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा लाओस। क्या मिलेगा, लाओस। उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा थाईलैंड। क्या मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, थाईलैंड। और थाईलैंड के नीचे जैसे ही आइएगा तो आपको मिलेगा मलेशिया। क्या मिलेगा, मलेशिया। और मलेशिया के नीचे जब आइएगा तो यहां पर मिलेगा सिंगापुर। क्या मिलेगा, सिंगापुर। तो यही अब सिंगापुर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि सिंगापुर कहाँ है, यानी कि यह समुद्र का देश है, समुद्र में माने समुद्री देश है ये। आपको देखिए इस सब, ये देखिए आपका जो हो गया सिंगापुर हो गया। अभी हम लोगों ने नाम लिया मलेशिया का, थाईलैंड का, लाओस का। ये सब जो है से क्या है, बांग्लादेश जो है ये सब समुद्र में ही है कि नहीं, सब समुद्र के किनारे वाले जगहों पर है, समझे कि नहीं। तो यहां पर ही सिंगापुर है। सिंगापुर को एक समय में इसको भिखारियों का देश कहा जाता था।
है कि नहीं। 1965 से पहले की अगर बात करें तो 1965 से पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था। कोई भी तरह का कोई उद्योग धंधा वहां पर नहीं था। लेकिन आज के समय में अगर सिंगापुर को बात कीजिएगा तो यह अमीरों का देश है। यह किसका देश है? अमीरों का देश कहा जाता है। बहुत सारे अमेरिकी देश की कंपनियां यहां पर काम करती हैं और स्थिति है कि आज सिंगापुर सिंगापुर नहीं है, लोग घूमने के लिए सिंगापुर जाते हैं, समझे कि नहीं। अमीरों का देश हो गया। लेकिन सिंगापुर का जो शहरीकरण है उसके बारे में समझ लीजिए। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी, चूंकि छोटा देश है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। कहाँ है? सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी हो गई। समझ में आ गई बात। 1965 ईस्वी में आप देखिएगा, पहले ये गुलाम था, है ना। पहले ये क्या देश था? गुलाम था। तो इसे जो है कब? 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में पीपुल एक्शन पार्टी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पीपुल्स एक्शन पार्टी। कौन पार्टी? पीपुल एक्शन पार्टी के नेतृत्व में। क्या कर लिया गया? आजादी इसको मिल गई। क्या मिल गई? आजादी। आजादी मिली थी, याद रखिएगा। इसको जो है सिंगापुर को क्या मिल गया? आजादी मिल गया। और उस समय इसका नेता कौन था? पीपुल्स एक्शन पार्टी का नेता उस समय कौन था? तो उस समय नेता था कुआन येव। क्या नाम था उसका? कुआन एव। समझे कि नहीं। और कुआन एव ने ही क्या किया था? पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेतृत्व में सिंगापुर की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा था। और 1965 में सिंगापुर फिर क्या हो गया था? आजाद हो गया था। अब चूंकि इसको बढ़ना चाहिए, अब यह जो है आगे की ओर विकास करेगा आजादी के बाद। लेकिन 1965 ईस्वी से पहले की अगर बात करें, इस 1965 ईस्वी से अगर पहले की बात करें तो यह पहले क्या था? भिखारियों का देश कहा जाता था। याद रखिएगा, भिखारियों का देश। लेकिन सिंगापुर के लोगों ने, है ना, सिंगापुर को जिसको ताज मिला वह समुद्र को विकसित करने लगा। वह समुद्री एरिया को क्या करने लगा? विकसित करने लगा। और विकसित करते करते भव्य आकर्षक सिंगापुर का निर्माण किया, है कि नहीं। बहुत खूबसूरत, भव्य, देखने योग्य सिंगापुर का निर्माण किया। आज के अगर दौर की बात करें तो इसे अमीरों का देश कहा जाता है ना। इसने क्या किया था? समुद्र में, है ना, समुद्र को विकसित कर भव्य मैंने विशालतम, भव्य, है ना, भव्य रूप में आकर्षण कर, है ना, सिंगापुर का निर्माण किया। सिंगापुर का निर्माण किया। कंपनियां यहां पे आई और अपना निवेश किया यहां पर। स्थिति हुआ कि यहां का, मैंने कह सकते हैं तो बहुत अच्छा से सिंगापुर जब चलने लगा तो बहुत सारी कंपनियों ने यहां पर अपना, है ना, मैंने निवेश उत्पन्न किया और वहां के लोगों को रोजगार मिला। शहरों का शहरीकरण होने लगा, लोग जुटने लगे। आज के डेट में अगर बात कीजिएगा तो अभी यह अमीरों का देश है। अभी यह अमीरों का देश है। आगे समझ में? अभी यह क्या है? अमीरों का देश है। क्लियर हो गया। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी के बारे में। अब जरा सा देख लेते हैं भारत का आर्थिक राजधानी। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई, है ना। ये मुंबई जो है, जिसको पहले बंबई बोला जाता था, समझे कि नहीं। अब उसका जरा सा हम लोग चर्चा कर लीजिए। अब देख लीजिए मुंबई के बारे में। मुंबई बोले तो उस समय बोला जाता था बॉम्बे, बॉम्बे या बंबई भी बोलते थे, है ना। मुंबई, यही मुंबई नगरिया जरा देख बबुआ, है कि नहीं, जिसको हम लोग फिल्मों का सिटी बोलते हैं।
जहां पे फिल्में बनाई जाती हैं, हीरो हीरोइन रहते हैं, है ना, हम लोग वहां से जो फिल्म रिलीज होता है उसको देखते हैं, है कि नहीं। भारत में सबसे पहला पिक्चर आया था राजा हरिश्चंद्र, पढ़ना है आप लोगों को, उसमें है आपको पढ़ने के लिए, राजा हरिश्चंद्र, जो बिना बोले हुए पिक्चर बना था। उस समय आवाज फिल्मों में कैसे डाला जाएगा इसके तकनीकी ज्ञान नहीं थे, समझे कि नहीं। तो वह बिना आवाज की फिल्म थी, सिर्फ एक्टिंग करने वाली फिल्म थी। तब मुंबई को क्या पहले बोला जाता था, बॉम्बे या बम्बई, पहले इसको क्या कहते थे, बम्बई, पहले क्या कहते थे इसको, बम्बई। पढ़ना है आप लोगों को, है कि नहीं। आप लोग देखिए, इस पर पहले शासन था पुर्तगालियों का। किसका शासन था, पुर्तगालियों का। अंग्रेज भी जिस समय शासन कर रहे थे उस समय पुर्तगाली का यहाँ पे मार्केटिंग होता था ज्यादा। तो देखिए पुर्तगाली कहाँ कहाँ थे भारत में उस समय भी, है ना। तो एक मुंबई में थे, एक गोवा में थे, और एक दमन एवं द्वीप पर थे। दमन द्वीप जिसको पढ़ते हैं, इन तीनों जगहों पर कब्जा किसका था, पुर्तगालियों का था। तो यहां पर मुंबई में किसका कब्जा था, है ना, पुर्तगाली का कब्जा था, पुर्तगाली का कब्जा था। हमने पढ़ाया है, गांधी जी जब पढ़ा रहे थे हम, उस समय मुंबई की हमने चर्चा किया था, और आज भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी है मुंबई के बारे में। देखिए, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी क्या थी, कैथरीन। इसकी शादी हुई थी इंग्लैंड के राजकुमार से, है ना। पुर्तगाल की राजकुमारी क्या थी, कैथरीन, और पुर्तगाली का कब्जा किस पर था, मुंबई पे। इसकी शादी, कैथरीन की शादी किससे होती है, तो इंग्लैंड के राजकुमार से। इंग्लैंड के राजकुमार का नाम है चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम है, चार्ल्स द्वितीय। समझ में आ रही है बात ना। तो पुर्तगाल के राजा ने, समझे कि नहीं, अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किया, और दहेज में मुंबई दे दिया। दहेज में क्या दे दिया उसको, मुंबई। जैसे लगता था कि पुर्तगाली के बाप का मुंबई था, है कि नहीं। दहेज में किसको दे दिया, इंग्लैंड के राजकुमार को। इंग्लैंड के राजकुमार क्या करते उस मुंबई का, वह मुंबई को भाड़ा पर दे दिया। वह मुंबई को क्या कर दिया, भाड़ा पर दे दिया। किसको भाड़ा पर दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाओ तुम वहां पर क्या करो, व्यापार करो, और उसका पैसा किसको देना, हमको देना। भाड़ा पर आप लोग रहिएगा तो पैसा देते हैं ना, किराया के रूप में। तो वैसे ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चार्ल्स द्वितीय को किराया देती थी। बताइए, मुंबई था भारत को, कब्जा किया पुर्तगाली, दान में दे दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड का राजकुमार उसको क्या लगा दिया, भाड़ा पर लगा दिया। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसा ऐसा तो स्थिति था। और ये कहानी कब की है, 1661 ईस्वी की। समझे कि नहीं, कब की, 1661 ईस्वी की, है कि नहीं। बताइए, इस तरह की तो बात थी। तो पुर्तगाली का कब्जा था। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी, कैथरीन। बोलबे नहीं करता है। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी, कैथरीन। याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजकुमारी क्या थी, कैथरीन। 1661 ईस्वी में, कब, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली ने है ना, पुर्तगाली ने एक मिनट, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। अब एक मिनट यहां पर देख लीजिए, अब देख लीजिए, कैथरीन थी। तो इसकी शादी किससे होती है, कैथरीन। इसकी शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, किससे,
चार्ल्स द्वितीय जिसका नाम है उससे होती है, राजकुमार से होती है। आया समझ में? इसकी शादी इससे होती है। और 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में है ना, पुर्तगाली ने इंग्लैंड के राजकुमार को, पुर्तगाली ने इंग्लैंड के राजकुमार को, है ना, राजकुमार को, है कि नहीं, दहेज के रूप में, दहेज के रूप में बंबई को दे दिया, बंबई को दे दिया। जैसे लगता था कि इसका बप्पा के था बंबई, है कि नहीं, बंबई को दे दिया। अब देखिए इंग्लैंड ने बंबई को भाड़ा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बताइए, ऐसा ऐसा तो हाल था बंबई का, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बात समझ में आ गई? देखिए हम अब की बात करें अगर, तो समझ लीजिए कि भारत की आर्थिक राजधानी पूछा जाएगा तो मुंबई को ही कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई कैसा जगह है? 7 टापुओं, 7 टापुओं, 7 टापू है वहां, 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इस सब पढ़ना है आप लोगों के बुक में, समझे कि नहीं? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई 2 भाग में बट गया था। कितना भाग में? 2 भाग में बटा था। एक जो मुंबई था वह गरीबों का था। गरीब बोले तो वहां पर इंडियन होते थे जिसको अश्वेत बोला जाता था, जो गोरा नहीं है, अश्वेत है। और एक मुंबई में था श्वेत लोग, यानी कि अंग्रेज लोग, है कि नहीं? क्या था? अंग्रेज। इसने शहर बसा दिया था मुंबई को, वहां पर गोर शहर, गोर बोलता था उसको, है कि नहीं? ये सब क्या था? वहां पे अश्वेत लोग थे, समझे कि नहीं? अब स्थिति समझिए, यहां पर मुंबई में श्रमिकों को रहने के लिए, है ना, माने मजदूरों को रहने के लिए, श्रमिकों को रहने के लिए बहुमंजिली इमारतें, है ना, बहुमंजिली इमारत बना, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, और ठूस ठूस के उसमें आदमी को रखा गया, समझे कि नहीं? एक छोटा सा जगह में इमारतें खड़ा कर गई, 4, 5, 10, 20 इमारतें खड़ा कर दी गई, बड़का बड़का, उसी में सबको रहने के लिए छोड़ दिया गया, मजदूरों को। इमारतें बना रहने के लिए, जिसे क्या कहते हैं? चौल कहते हैं, जिसे चौल कहते हैं, चोल कहते हैं, लिखिएगा, क्या कहते हैं? चोल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चोल कहते हैं। मुंबई वास्तविक में क्या है? तो मुंबई जो है फिल्मों का शहर हो गया बाद में। क्या हो गया? फिल्मों का शहर हो गया। मुंबई को फिल्मों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्मों का शहर। देखिए, फिल्मों का शहर कहते हैं। आज भी देखिएगा, सारे हीरो हीरोइंस कहां रहते हैं? मुंबई में ही रहते हैं। अब देखिए 1913 में, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में पहली फिल्म आई, पहली फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। लेकिन बिना आवाज की फिल्म थी,
उस समय आवाज नहीं कैच हो पाता था, बिना आवाज की फिल्म थी, सिर्फ उसमें क्या थी, कलाकारी थी, है ना। आगे चलकर जब 1925 ईस्वी आया, कब आया, 1925 ईस्वी, तो फिल्मों का शहर बन गया ये, है ना। क्या बन गया, फिल्मों का शहर बन गया ये, फिल्मों का शहर बन गया ये। समझ में आ रही है बात, यह फिल्मों का शहर बन गया। जब फिल्मों का शहर बन गया तो धीरे धीरे वहां पर उद्योगों का विकास हुआ। क्या हो गया, धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ। उद्योग धंधा क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यहां उद्योग धंधे के रूप में सबसे पहला कारखाना क्या चीज का लगा, तो सूती कपड़ा का मिल लगा, सूती मिल लगा। क्या लगा, सूती कपड़ा का मिल लगा, सूती मिल का कारखाना खोला, कारखाना, सूती मिल का कारखाना खुला। पूछा जाएगा कब खुला था, तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में खुला था। कब खुला था, 1954 ईस्वी। पढ़ाए हुए हैं, पहले ही पढ़ाए थे। किसने यहां पर स्थापना किया था, तो आपको नाम नहीं याद था, कावासा, क्या बोले थे, बताइए नाम जल्दी से बताइए। कावासाजी नानाजी दाभर, नाम नहीं बोले थे, तो फिर भुला कहा गए, कावासाजी नानाजी डाभर, इन्होंने ही सूती मिल का कारखाना 1954 में पहली बार मुंबई में खोला था। समझ में आ गई बात, तो ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। अब इसके बाद देखिएगा, मुंबई में नगर का आयोजन किया गया, नगर नियोजन किया गया बंबई का सुनिश्चित विकास के लिए, है ना। 1898 में सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना था, ताकि जो है से बंबई का क्या हो सके, निर्माण हो सके। और 1918 ईस्वी में वहां पर रहने के लिए मकानों में किराया लगे, इसके लिए भी किराया कानून पारित किया गया था 1918 ईस्वी में। समझ में आ रही है बात, हम इसको ही बता ही देते हैं। देखिए ध्यान से, क्या हुआ था, मुंबई में नगर नियोजन, मुंबई में नगर नियोजन, तो मुंबई में नगर नियोजन कैसे हुआ था देख लीजिए। बंबई का, उस समय तो बंबई कहलाते करता था, तो बंबई कहेंगे, सुनियोजित विकास के लिए, सुनियोजित विकास के लिए, किसके लिए, सुनियोजित विकास के लिए। कब, 1898 ईस्वी में। कब, याद रखिएगा डेट, 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट बना था, ट्रस्ट बना था 1898 ईस्वी में। सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना था। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है विकास, उसका विकास कैसे हो, इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया कि मुंबई का विकास कैसे हो। 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा 1919 ईस्वी में, है ना, किराया कानून पारित किया गया। 1919 से 1918 दिया हुआ है, देखिए जरा सा, 1918 ईस्वी में होगा, है ना। 1918 ईस्वी में किराया कानून, है ना, कौन कानून, किराया कानून
पारित किया गया रहने के लिए कि भाई बहुत सारे लोग आएंगे तो सब कोई के पास मकान हो, इसकी सब कोई के पास मकान हो कोई जरूरी नहीं है, तो वे लोग रहेंगे कहां, तो इसके लिए किराया कानून पारित हुआ है ना। उस समय मकान मालिक भी किराया देने से डरते थे, लेने से डरते थे, किराया पर नहीं लगाते थे, काहे भाई तो ये मकाने हमको कब्जा कर लेगा। लेकिन जब कानून पारित हो गया तो इसके तहत वहां पे लोग रहना शुरू कर दिए। इस प्रकार से पूरा मुंबई को आप लोगों ने देख लिया। अब अपने बिहार की राजधानी पटना के बारे में पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। पटना बहुत चर्चित रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब आ जाइए कहां, पटना। पटना, पटना के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, चूंकि हम लोग बिहार के लोग हैं और हम लोग बिहार में ही पढ़ रहे हैं, तो पटना के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो पटना पढ़ेंगे। पटना क्या है, बिहार की राजधानी, कैपिटल ऑफ बिहार, है कि नहीं। पटना का प्राचीन नाम जरा सा देख लीजिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना को क्या क्या बोला जाता था। तो पटना को एक ही को खाली याद है, पाटलिपुत्र, इसको बोला जाता था कुसुमपुर भी। क्या बोला जाता था इसको, कुसुमपुर। अगर आप नहीं जानते हैं तो अब जानिए, कम से कम अब तो जानिए। पटना को बोला जाता था कुसुमपुर। पटना को और कई एक नाम से जाना जाता था, इसको कहा जाता था पुष्पपुर। क्या नाम था इसका, पुष्पपुर। और क्या नाम था, तो अभी आप लोगों ने बताया पाटलिपुत्र। और इसको बोला जाता था क्या चीज, पाटलिपुत्र के अलावा और क्या बोला जाता था, आजीमाबाद। क्या बोला जाता था इसको, आजीमाबाद। ये सब इसके नाम थे, समझे कि नहीं। देखिए पाटलिपुत्र नाम किसने दिया था बताइए तो पाटलिपुत्र नाम दिया था, है ना, अजात शत्रु का बेटा। हर्यक वंश में, है ना, अजात शत्रु हुए थे, अजात शत्रु का बेटा था, है ना, जिसका नाम था उदाइन। क्या नाम था, उदाइन। और उदाइन ने मगध की राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र में। कहां बनाया था, मगध की राजधानी। और मगध की राजधानी पर ही बैठ करके, यानी कि पाटलिपुत्र में ही बैठ करके वह भारत के हर राज्य में, है ना, यहां तक कि जो पाकिस्तान जो क्षेत्र है उसमें, अफगानिस्तान देख रहे हैं वहां भी, ईरान देख रहे हैं वहां भी, इस सब पर जैसे शासन करता था वो, समझे कि नहीं। तो आपको पाटलिपुत्र जो बनाया था, मगध की राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, तो हर्यक वंश से आता था। किसका, तो अजात शत्रु का बेटा, जिसका नाम था क्या चीज, उदाइन। क्या नाम था, उदाइन। उसने ही पाटलिपुत्र का नाम दिया था। समझ में आ गई बात, पूरा बढ़िया। जब पटना में पाटलिपुत्र पढ़ाएंगे, है ना, बिंबिसार वगैरह इस सब के बारे में पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो अजात शत्रु, अभी तो हम लोगों को जो पढ़ना है वही पढ़ा रहे हैं। अजात शत्रु का बेटा उदाइन, क्या नाम था, उदाइन। ये किस वंश का था, हर्यक वंश का। किस वंश का था, हर्यक वंश का। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, आज मगध बहुत छोटा है, पहले मगध ही सब कुछ था, है ना, कि मगध की राजधानी बनाया था, मगध की राजधानी बनाया था। अब आजीमाबाद किसने बनाया था, तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य के समय में, है ना, जब मुगलों का साम्राज्य चल रहा था, मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो उस समय एक राजा था मुगल सम्राट का, जिसका नाम था अजीम उस शान, है ना। क्या नाम था उसने, अजीम उस शान। तो मुगल शासक, है ना, आजिम, है ना, क्या नाम था उसका, आजिम उस शान। उसने ही अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था, है ना, आजीमाबाद, है ना, अपने नाम पर क्या रखा था, अपने नाम पर इस शहर का नाम, इस शहर का नाम आजीमाबाद रखा था, आजीमाबाद रखा था। समझ में आ गया।
अच्छा एक चीज और बताइए हमको जरा सा, पटना का नाम किसने दिया था? पटना किसने रखा था नाम? पटना भी तो इसका नाम है ना। पटना किसने रखा था? तो इसका पटना नाम रखा था, पटना को पटना नाम रखा था शेर शाह सूरी ने। किसने नाम रखा था? वही शेर शाह सूरी जिसने जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड का मतलब होता है ग्रंटक रोड। नहीं देखते हैं इधर से जाता है कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, है कि नहीं? कलकत्ता से लेकर के कहां तक? पेशावर तक। जीटी रोड बनाया था किसने? शेर शाह सूरी ने। अच्छा शासक था लेकिन ये भी बाहर का ही था। तो पटना का नाम किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। शेर शाह सूरी ने रखा था, समझे कि नहीं? पटना नाम। पटना राजधानी किसने बनाया था? बिहार की राजधानी पटना होगी, यह नाम यह किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। यह राजधानी हो, यह राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी ने बनाया था। हुमायूं को इससे बहुत डर लगता था, है कि नहीं? हुमायूं समझते हैं ना? बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। इससे डरता था, ताकतवर राजा था ये, समझे कि नहीं? सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, आपको जाइएगा सासाराम में तो शेरशाह का मकबरा मिलेगा, समझे कि नहीं? तो ये सब चीजों को जानिए। देखिए पटना आखिर है कहाँ? तो हम लोग जानते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे पटना है वहां मने गंडक भी आकर के गंगा में मिलती है। कौन? गंडक। और वहां पर देखिएगा तो सोन भी आकर के मिलती है। तो जहां पर दो तीन नदियों का संगम, जहां पर दो तीन नदी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? संगम। तो याद रखिएगा पटना क्या है? गंगा के किनारे स्थित है ना? यहां गंडक सोन भी मिलती है। सोन भी क्या होती है? मिलती है, मिलती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संगम। इसको क्या बोलते हैं? संगम। अब देख लीजिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र है, इसके बारे में समझ लीजिए। 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। कितना? 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। पुराना इतिहास है किसका? पाटलिपुत्र का, समझे कि नहीं? चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त के समय में है ना, इसकी रक्षा व्यवस्था काफी उत्कृष्ट थी। रक्षा व्यवस्था काफी उत्कृष्ट और वैभव थी। क्या थी? वैभव थी चंद्रगुप्त के समय में। याद रखिएगा इस मैटर को, है ना? चंद्रगुप्त के समय में एक दरबारी आया था, एक व्यक्ति आया था। चंद्रगुप्त के समय एक यात्री आया था, यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनी। क्या नाम था? मेगास्थनी, है ना? क्या आया था? मेगास्थनी। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। पुस्तक लिखी थी क्या चीज? इंडिका। पुस्तक क्या लिखी थी? इंडिका। उस पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र की बड़ाई किया था बहुत भव्य तरीके से। क्या किया था? भव्य तरीके से। पाटलिपुत्र को देख करके ये दंग हो गया था, है ना? पाटलिपुत्र को देखकर दंग हो गया था। क्या हो गया था? दंग। दंग के मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के समय में भी एक और आया था, चीन का यात्री था, है ना, जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था इसका? फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। याद रखिएगा फाहियान। यह कैसा यात्री था? चीनी यात्री। कौन यात्री था? चीनी यात्री। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, समझे कि नहीं? और यह भी बहुत बड़ाई किया था। पाटलिपुत्र के आकर्षण छवि को देख करके दंग रह गया था। और इसने तो किताब ही लिख डाला था पाटलिपुत्र पर। किसने? मेगास्थनी ने। किसने? मेगास्थनी ने। और देखिए हर्षवर्धन के समय में एक और यात्री आया था। हर्षवर्धन के समय में, याद रखिएगा,
हर्षवर्धन के समय में जो यात्री आए थे, हर्षवर्धन जब राजा हुआ करते थे तो हर्षवर्धन के समय एक और चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेनसांग। क्या नाम था? वेनसांग। वेनसांग क्या थे? चीनी यात्री, है ना। इन्होंने भी यहाँ की क्या किया था? बड़ाई किया था। क्या किया था? बड़ाई किया था। अब आपको याद होना चाहिए कि सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, सिख के 10 गुरु हुए, है ना। सिख के कितना गुरु हुए? 10। गुरु नानक पहले गुरु थे और 10वां गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म भी यहीं हुआ है, पटना में ही हुआ है। पटना के जिस जगह पर हुआ है उसको बोला जाता है आज के डेट में पटना साहिब, है कि नहीं? क्या बोला जाता है? गुरु गोविंद सिंह। पटना के जिस जगह पर जन्म हुआ, जिस जगह पर जन्म हुआ, आज उसे पटना साहिब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटना साहिब। राजेंद्र नगर के उस साइड में जाइएगा ना तो पटना साहिब है कि नहीं? पटना साहिब बोला जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। यहां पर इनके जन्म के समय में एक मंदिर बना था, उस मंदिर का नाम था गुरु हर मंदिर। क्या बना था? गुरु हर मंदिर साहिब। एक मंदिर है, आज भी है, गुरु हर मंदिर साहिब। समझ में आ गई बात? क्या नाम है उसका? गुरु हर मंदिर साहिब। अब पटना के बारे में और जान लीजिए। गोलघर है। क्या है? मंदिरवा के फिगर देखिए, किताबिया में दिले होगा, किताब में देखिए मंदिर का फिगर दिया हुआ होगा। गोलघर है, पटना में गोलघर है। तो गोलघर कब बना था? 1786 ईस्वी में बना था। 1786 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा। काहे के लिए? अकाल के समय में अनाज को रखने के लिए, है ना। अकाल के समय अनाज को रखने के लिए, अकाल के समय अनाज को रखने के लिए बना था। समझे कि नहीं? और इसको किसने बनवाया था? तो एक अंग्रेज था, अंग्रेजे के समय में बना था। इसका नाम था जॉन गास्टिन। क्या नाम था? जॉन गास्टिन। क्या नाम था इसका? जॉन गास्टिन के समय में बना था। किसके समय में बना था? जॉन गास्टिन के समय में बना था। तो ये पूरे पटना को आपको पढ़ना है, एग्जाम में आता है। क्योंकि आप बिहार में हैं और बिहार के सिलेबस पढ़ रहे हैं तो पटना के बारे में पूछता है इतिहास में, जो सब कुछ बता दे। किताब खोल के देखिएगा, सारा चीज आपको A to Z मिल जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये था पटना के बारे में। अब देख लीजिए, एक चीज छूट गया था। प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, वही क्या लिख दे, क्या लिख दे कहिए, प्रदूषण को रोकने के लिए लंदन में एक कानून बना। एक क्या बना था? कानून बना था। एक क्या बना था? कानून। कब बना था? 1840 ईस्वी में। कब? 1840 ईस्वी में, जिसको बोला जाता है धुआं नियंत्रण कानून। धुआं नियंत्रण कानून, याद रखिएगा। धुआं नियंत्रण कानून। देखा देखी हर जगह बनने लगा तो कलकत्ता में भी एक कानून बना। कहां? कलकत्ता में भी। कलकत्ता में भी प्रदूषण को रोकने के लिए क्या बन गया? कानून बना। कानून बना, याद रखिएगा। जो कानून बना था 1863 ईस्वी में। कब बना था? 1863 ईस्वी में। तो इसका नाम था धुआं नियंत्रण कानून। यहां जो बनेगा उसका नाम होगा धुआं निरोधक कानून। क्या नाम होगा? धुआं निरोधक कानून। धुआं निरोधक कानून। समझ में आई बात है? यहां क्या बन गया? धुआं निरोधक कानून। समझे कि नहीं? धुआं निरोधक आयोग के द्वारा यह बनाया गया था। किसके द्वारा? धुआं निरोधक आयोग। धुआं निरोधक आयोग, है ना। किसके द्वारा? धुआं निरोधक आयोग के द्वारा, आयोग के द्वारा बनाया गया था। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम अगर बात करें
तो आपका अध्याय 6 जिसका नाम था शहरीकरण और शहरी जीवन समाप्त हो गया। अब हम लोगों को मात्र 2 चैप्टर बचे हुए हैं, है ना? कितना चैप्टर बचा हुआ है? 2 चैप्टर, जो समाप्त हो जाएगा आज से कल में, सब समाप्त हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।